मुझे लंदन आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने हिंदुस्तान की बजाय लंदन में काम करने को सही समझा। लेकिन सारी परेशानी मेरे रहने की थी। यहाँ पर फ्लैट बहुत महंगी थी। अगर मैं अपने रहने का बंदोबस्त अपने खर्चे से करता तो हिंदुस्तान कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी सैलरी शायद लंदन के खर्चों में ही निकल जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के एक मैनेजर ने मेरी ये परेशानी हल कर दी। वो कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक एनेक्सी बिल्कुल खाली है, हम तुम्हें वो किराए पर दे सकते हैं और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। काफ़ी बड़ा सा बंगला था, बाहर एक छोटा सा लॉन था और एक एनेक्सी अलग ही एक कोने में बनी हुई थी। घर से उसका बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। घर के पिछली तरफ एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था जहां पर अलग अलग नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान उस एनेक्सी में रखा। खाने पीने की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी संतुष्ट हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वो भी बहुत कम पैसों में। और फिर एनेक्सी का दरवाज़ा खोलते ही बाहर ही एक खूबसूरत लॉन देखकर तबीयत सुबह ही सुबह ठीक हो जाती थी। शाम की चाय के बाद मैं अपनी एनेक्सी के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा। एनेक्सी का बाहर का गेट शीशे का था और पूरी एनेक्सी में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी जिससे पूरा लॉन नजर आता था। यहाँ रहते हुए मुझे कुछ दिन ही हुए थे और उन कुछ दिनों में मुझे पता नहीं था कि मैनेजर के घर में कौन कौन रहता है। एक तो मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया था और दूसरा मैंने अभी तक किसी को लॉन में टहलते या उठते बैठते नहीं देखा था कि मुझे अंदाजा होता। मैं अपनी एनेक्सी में बैठा था। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में बिजी रहा। मैंने खिड़कियां सारी खोल रखी थी। ताज़ा हवा दिल को सुकून पहुंचा रही थी। जब मुझे एनेक्सी के बाहर कुछ औरतों की आवाज़ आई। रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसलिए चारों तरफ खामोशी का राज था। इसलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे लॉन में नजर आई। दिखने में तो लड़की ही लग रही थी जिसने ट्राउजर शर्ट पहनी हुई थी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देखा था। पहले उस लड़की ने पूरे लॉन को देखा। मुझे बात उसकी बड़ी हैरान सी कर गई थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी एनेक्सी में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए इस वक्त भी सिगरेट पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों के सफ़ेद रंग को देखकर समझ गया था कि ये लड़की खूबसूरत होगी। लेकिन रात के इस पहर वो लॉन में खड़ी क्या ताका झांकी कर रही थी। उस लड़की ने पूरे लॉन में नजर दौड़ाई। ये ऊपर वाले का धन्यवाद था कि उसने एनेक्सी की तरफ नहीं देखा था, वरना मैं उसे नजर आ जाता। फिर मैंने देखा वो लड़की धीरे धीरे कदम उठाती हुई इस बंगले की पिछली तरफ जाने लगी जहां पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि इस वक्त ये लड़की चोरी छुपे दूसरी तरफ अस्तबल में क्या करने जा रही है, वो भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही देखा था कि जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा। वो छुप छुपा कर पीछे की तरफ जा रही थी। उस लड़की के पीछे अस्तबल में जाने पर मुझे इतना अजीब नहीं लगा जितना कि यूं छुप छुपा कर जाना लगा था। वो अपने हुलिये से कहीं से मुझे कोई चोर या कोई नौकरानी नहीं लग रही थी। शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर मैनेजर तकरीबन 40 साल की उम्र का था और ये लड़की मुझे दूर से देखने में तो 20-21 से ऊपर की नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस पहर वो पीछे अस्तबल में क्या करने गई थी। वहां तो इस वक्त घोड़ों के अलावा कोई नहीं होता। घोड़ों की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वो भी रात होते ही चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूं कि ये लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा और खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे यह एहसास होने लगा कि अगर वो आई तो सामने उसकी नज़र एनेक्सी पर ही पड़ेगी और वो मुझे देख लेगी। मैंने नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब एनेक्सी में बिल्कुल अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया।
1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे। वो लड़की वापस नहीं आई। उन 3 घंटों में मेरा दिल कई बार ये सवाल उठाने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छुपे पीछे जाकर देखूं कि वो अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूं। ये एक अनुचित सी बात थी। खैर 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी सी आसमान पर फैलने लगी तो वो लड़की लॉन में आई थी। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता सिगरेट गिरा था। बुरी तरह से वो बौखलाई हुई थी। अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो यूं हाँप रही थी जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। उसका पूरा ब्राउजर शर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से लॉन में एक नजर घुमाई और फिर जल्दी से घर के अंदर चली गई। उसकी यह हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म लिया था। लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाजा खटकने पर खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बहुत मुश्किल ही मैंने आंखें खोलकर देखा। वो वही नौकरानी थी जो रोज मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने ना चाहते हुए भी उठकर दरवाजा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। वो कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए थे? कब से दरवाजा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को काम ज्यादा था इसलिए देर से सोया था। वो कहने लगी, आइंदा ऐसे देर की तो फिर भूखे ही रहना, इससे पहले कि वो जाती। मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा नौकरानी को तो पता होगा कि वो लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो बात उसने मेरे सामने खोली उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मैंने उसे कहा कि ये मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं। वो कहने लगी, मुझे क्या पता। मैं हैरान सा हुआ। मैंने कहा, वो इस घर में रहते हैं, जाहिर है उनके कोई पत्नी बच्चे भी होंगे। वो नौकरानी कहने लगी, ये मैनेजर का घर नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था कि ये क्या चक्कर है। अगर ये घर मैनेजर का नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखा है और वो खुद इस घर में क्यों रह रहा है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब वो मैनेजर मुझे एनेक्सी में आते हुए दिखाई दिया, वो मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं चाह रहा था कि आज हम साइड का विजिट भी कर लेते हैं। तुमने नक्शा तो बना लिया है ना? मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहां पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल मार्केट वगैरह बनानी थी। मैं और मुझ जैसे बहुत से इंजीनियर इस काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूं, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं मैनेजर के साथ वो जगह देखने चला गया जहां पर हमें काम करना था। वहीं मैंने बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि ये घर किसका है? तो वो कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनके भरोसे वाला आदमी हूँ, इसलिए जब भी वो देश से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वो लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपके पत्नी बच्चे भी यहीं रहते हैं? वो कहने लगा, कौन से पत्नी बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर मुझे और हैरत हुई थी। वो कहने लगे, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है, क्योंकि मैं बचपन से ही ये सब कुछ संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे चाचा चाचा कहती रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी एक परेशानी तो हल हो गई थी कि वो लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग को उलझा रही थी कि वो रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि ये भी मैं मैनेजर से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छुपे ही जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वो पूरे घर की मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था? वो क्यों छुप छुप कर पीछे उस अस्तबल में जाती थी? वो तो खुलेआम जब चाहे जहां चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे यही वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात की कॉफी मैंने अपनी एनेक्सी में ही बनाई थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर था। मैंने कॉफी बनाई और आज फिर उस लड़की का इंतजार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की का इंतजार था। मुझे लगा जैसे आज वो फिर आएगी, और वही हुआ। रात के ठीक 2 बजे वो लड़की फिर से यूं ही ट्राउजर शर्ट में बाहर आई।
और फिर पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा कि जैसे कि ये जानना चाह रही हो कि जैसे कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं उसका पीछा करके देख ही लूं कि आखिर ये पीछे करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर से मेरी अच्छी खासी खिंचाई हो जाएगी। मैंने कहा मुझे उससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वो क्या करती है और क्या नहीं। बॉस की बेटी है, अगर उसने मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने बाबा से लगा दी तो मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही जिज्ञासा कि एक बार देख लेने में कोई परेशानी नहीं है। मैं उठकर जैसे ही एनेक्सी के दरवाजे तक पहुंचा तो मैनेजर को तेजी से लॉन में आते देखकर वहीं ठिठक कर रुक गया। उसने पूरे लॉन में नजरें घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो उस लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था और वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी और वो मैनेजर उसे घूर घूर कर देख रहा था और ये भी कह रहा था कि आइंदा अगर वो रात के वक्त पीछे गई तो वो उसकी शिकायत उसके बाप को लगा देगा। लड़की खामोश थी लेकिन आंसू बहा रही थी। वो घर के अंदर जा चुके थे। मैं और उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस में जाना था, इसलिए मैंने लैपटॉप बंद किया और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वो लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वो अपने ही काम में मग्न थी। मैं तैयार हो चुका था लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए एनेक्सी से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लॉन में आ गया और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो शायद कोई गाना गुनगुना रही थी, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब हाथों से उसका गुलदस्ता सा बना लिया तो ये एकदम से ही पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए वो मुझसे टकराते टकराते बची थी। वो मुझे हैरत से देखने लगी। फिर वो मुझसे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राजदार हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई थी। मैंने कहा, आप परेशान ना हो, मैं इस एनेक्सी में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। फिर कहने लगी, ओह हाँ, याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था मुझे आपके बारे में। वैसे भी मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का हुनर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या इसका पीछा करूं? क्यों ये देखूं कि ये पीछे क्या करने जाती है? बेहतर है कि इससे दोस्ती ही कर लूं। ये मुझे खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ाकर रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ। ठीक है, मैं जब भी फ्री होंगी तो आपके पास आ जाया करूंगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। हमारी बातें अक्सर होती रहती थी, तो अक्सर शाम के वक्त वो मेरी एनेक्सी में आ जाती थी। मुझसे हिंदुस्तान के बारे में पूछती, कभी इधर उधर की बातें करती रहती। काफी बातूनी किस्म की लड़की थी। बहुत जल्दी वो मुझसे खुल सी गई थी। लेकिन जब मैंने उससे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे थे। वो कहने लगी, मुझे घोड़ों से बहुत मोहब्बत है। मैंने कहा, इसलिए रात को आप अस्तबल में जाती हो? उसके चेहरे का रंग एकदम फीका सा पड़ गया था। वो कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नजर रखते हो तुम। वो इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही रात को आंख खुली थी तो मैंने तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वो फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताया था। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतना बुरा मान रही हो। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फौरन ही गुस्से से मेरी एनेक्सी से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से ही ना लगा दे। इस बार मैंने रात को एनेक्सी की सारी लाइट्स बंद कर दी थी। रात को मुझे आहटों की आवाज तो आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था, वो ये कि आखिर वो पीछे करने क्या जाती है। लेकिन उसे ये बात पूछकर मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। अब तो मुझसे भी चौकन्नी रहने लगी थी। उसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदर जाने लगा। मैं सोच चुका था कि मैं उस लड़की से माफी मांग लूंगा। मुझे वाकई उसके मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी और ना ही उससे पूछना चाहिए था। मैं इस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ
तो नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो कहने लगी कि वो पीछे अस्तबल में है, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं। खैर मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस बंगले की पिछली तरफ जाने लगा जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपने घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, उसे पानी डाल रही थी और घोड़ा उससे काफी परिचित था। मैं हैरान सा रह गया था कि वो मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही थी, बल्कि वहां पहले से घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर मौजूद था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैली नजरों से देखा। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे वाकई आपके मामलों में दखलंदाजी का कोई हक नहीं था, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैंने कहा कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में ही बहुत शर्मिंदा हूं। वो कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाबा से ना कर दूं और कहीं वो आपको नौकरी से ना निकाल दे, बस आप इसलिए मुझसे माफी मांग रहे हैं। बात उसकी 100% सही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वो अपने बाप से ना कुछ कह दे। उसके मुंह से ही सुनकर मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी का क्या है, वो तो मुझे और भी मिल जाएगी, लेकिन मैं सच में ही शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मैंने कहा, प्लीज आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले करती थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस आदमी से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो दोबारा घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहां से वापस आ गया। 2-3 महीने तो मैंने दोबारा उसे देखने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़की कब अस्तबल में जाती है और कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वो बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई थी, बिल्कुल भागते हुए। ये देखकर मुझे जरा उलझन होने लगी। मैंने कहा, अब तो ये बात काफी पुरानी हो गई है और अब वो मुझ पर फिर से भरोसा भी करने लगी है। अब वो मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था कि वो पीछे जाती क्यों है, और वो भी रात के इस पहर। मैंने अपनी एनेक्सी का दरवाजा खोला और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा। तभी मेरे पांव उस लड़की की आवाज सुनकर वहीं थम से गए थे। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी अचानक से उठने वाली चीख को रोका था। मैं वहीं से उल्टे कदम वापस आ गया और अपनी एनेक्सी में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। ये क्या था जो मैं देख कर आ रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की रात के इस पहर पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती है। कुछ ही देर बाद मेरी एनेक्सी का दरवाजा खटका था। मैं तो पूरे का पूरा चौंक कर रह गया था और मेरी जान तो उस वक्त निकली जब वो लड़की मेरी एनेक्सी के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर लगा कि कहीं वो मुझे देख ना चुकी हो। मेरी एनेक्सी में उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उठकर दरवाजा खोला और आंखों को यूं मसला जैसे कि मैं नींद से जागा हूं। वो अंदर आई और कहने लगी, तुम फिर से मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, मैं भला आपका क्यों पीछा करूंगा। कहने लगी, मुझे लगता है वो मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। वो मुझसे कहने लगी कि ये मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। ये बात मैंने हैरत से सुनी थी। वो कहने लगी कि मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसने मेरे बाबा का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी सिर्फ इंटर में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालने जितनी नहीं हो जाती उसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाबा की हर चीज पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर आपको ये बात अपने बाबा से कहनी चाहिए। ये बात सुनकर वो आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़ों के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़ों को खोला और उसे एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई। लेकिन वहां मुझे सिर्फ घोड़ा ही नजर आ रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का जाल था। उसके बाद वो घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया था कि न जाने वो लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया था, लेकिन अब वो लड़की खुद मुझे वहीं लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या है। मैं उस लड़की के बारे में बुरा नहीं सोच सकता था क्योंकि वो ऐसी थी नहीं, लेकिन न जाने वो इस वक्त क्या कर रही थी।
लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया था। वो मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहां उसने घोड़ा पहले से ही बांधा हुआ था और वो घोड़ा आंसू बहा रहा था, थोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि इसे क्या हुआ है? वो कहने लगी, यहाँ पर मैंने अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया था। ये सुनकर तो मैं एकदम बौखला सा गया था। मैंने कहा, आपके बाबा मर चुके हैं, लेकिन वो मैनेजर तो। वो कहने लगी, अगर उस मैनेजर को ये खबर हो गई कि मेरे बाबा मर चुके हैं तो वो हर चीज अपने नाम कर लेगा। मैंने अपने बाबा की मौत का किसी को नहीं बताया और रात के टाइम ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाबा का यही अंतिम संस्कार किया था। बस ये घोड़े जानते हैं कि मेरे बाबा मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उस मैनेजर से यही कहा है कि मेरे बाबा दूसरे शहर गए हैं। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार है, जब मैं उसके हाथ से सब कुछ ले लूंगी। लेकिन ये बार बार मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मामलात मेरे हवाले कर दें। मैं अपने बाबा की धमकी दे देती हूँ तो ये चुप हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने गम हल्के करने आती हूँ, यहाँ बैठकर बातें करती हूँ। और ये घोड़े मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए इस जगह पर आते ही ये रोने लगते हैं और पाँव मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद इस तरह की कि मैंने उससे शादी कर ली और उसके बाद कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।